हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट सेशन के बिल्कुल एंड में ये क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्वेशन नहीं है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन प्रूव दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, है ना। सो वी हैव टू प्रूव दिस टू स्टेटमेंट। ओके, तो जो है ट्राइंगल जो है वो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने तुम लोगों को हिंट भी दिया था इस क्वेश्चन के लिए लास्ट सेशन में। तो Z1 Z2 किसी को भी तुम लोग मान सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने Z1 Z2 Z3 इस तरीके से ले लिया, Z1 Z2, या फिर इसको Z2 या इसको Z1 मान लो, जैसा मानना है वैसा मान सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। अब हमें एक बात तो पता है कि ये सारे की सारी मतलब तीनों की तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, हम जो है एंटी क्लॉकवाइज कुछ रोटेशन करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये एक लाइन है, अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, जैसे कि मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। C पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z3, A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, B पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। जैसे हम पहले x1 y1 लिखते थे ना, वैसे ही Z1 मान लो x1 y1 है, और B पॉइंट x2 y2 हम लोग मानते थे ना, तो Z2 बराबर मान लो कि वो x2 प्लस y2 है ना। तो तुम्हें ऐसा मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, अब देखो मैं ना ऐसे रोटेशन मान सकता हूँ, मतलब मैं AC को रोटेट कर सकता हूँ। AC को मैंने रोटेट किया A के रेस्पेक्ट में और AB बन गया, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, देखो ये जो लाइन है BA, कौन सी लाइन, BA को मैंने रोटेट करके बना दिया BC, बट ये जो है ना ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। और इससे पहले जो मैं बात कर रहा था वो भी क्लॉकवाइज ही था, मतलब इस तरीके से AC को मैंने AB बना दिया तो वो भी क्लॉकवाइज हुआ। तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ रोटेशन देखते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज हो। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब हम AB को बना रहे हैं AC। अब तुम्हें एक बात तो पता ही है कि ये π/3, तो AB को हमने रोटेट किया, मान लो ये डायग्राम इस तरीके से, AB को रोटेट करके हमने क्या बना दिया, AC बना दिया। ओके, और यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना देते हैं। तो अगर AB को रोटेट करके AC बनाया है तो AC इज़ न्यू पोजीशन, एंड AC वी कैन राइट Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 वी कैन राइट AC, एंड ओल्ड पोजीशन वॉज Z2 माइनस Z1। अब देखो दोनों में ही Z1 माइनस हुआ है, क्योंकि Z1 के रेस्पेक्ट में ही रोटेशन कर रहे हैं। अच्छा, कितना रोटेशन कर रहे हैं, उतना ही e की पावर आयोडा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हमें यहाँ पे पता है कि वो π/3 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, π/3 होता है एंगल। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने रोटेशन कर दिया। ओके, तो ये पहला रोटेशन है हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। अब इसी तरह से हम एक और रोटेशन जो है कंसीडर करते हैं। अब ये वाला रोटेशन कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये वाला रोटेशन, मतलब जो CA है, क्या है, CA को क्या बना दिया हमने, CB। अब CB बना दिया है, इसका मतलब CB जो है, CB मतलब Z2 माइनस Z3 इज़ न्यू पोजीशन। एंड किसको बनाया है, CA को। तो CA वॉज जो CA था वो क्या था, C से A को मिलाने वाला डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना हुआ है, मतलब एरो, बट इसको CA तुम लोगों को मानना है। तो CA जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z3, ठीक है। तो देखो हम Z3 के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर रहे हैं, Z3 की रोटेशन हम लोग कर रहे हैं। तो रोटेशन हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, हमने CA को बना दिया है CB, तो CB इज़ न्यू पोजीशन, एंड ओल्ड पोजीशन वॉज Z3 और Z1 को मिलाने वाली लाइन। तो यहाँ पे ये न्यू ओल्ड पोजीशन हो गई Z1 माइनस Z3। अच्छा, रोटेशन यहाँ पे भी कितना हुआ है, π/3, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोडा π/3। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये e की पावर आयोडा अल्फ़ा जो है कट हो जाएगा, और जो बचेगा वो Z1 Z2 Z3 बचेगा, और वही तो रिलेशन हम लोगों को उन्हीं के बीच में तो निकालना है। तो अल्फ़ा तो जो है π/3 जो है वो तो हमने लिखा है, तो एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से इक्वेशन क्या बनेगी, देखो Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z1 माइनस
Z3। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा Z3 माइनस Z1 मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 माइनस Z3 के साथ। इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये क्या होगा Z1 Z3, फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा माइनस Z3 का स्क्वायर, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे माइनस Z1 स्क्वायर, फिर प्लस Z1 Z3। अच्छा इक्वल टू में क्या चल रहा है इधर Z2 का स्क्वायर है ना, माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 है ना, और ये Z1 Z2 ये प्लस का है Z1 Z3। अब इन सबको एक काम करते हैं, ये जो है ना स्क्वायर वाला उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और ये वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इधर शायद दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है तो है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रूव, पहला रिज़ल्ट है ना। अब इसको मैं वापस से लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अगर जो है ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो वर्टाइसेस हैं इसके वो है Z1 Z2 Z3, तो एक रिज़ल्ट हम लोग निकाल चुके हैं और वो क्या है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 है ना। अब ये रिज़ल्ट याद रखना है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को Z0 मतलब Z0 से रिलेटेड कुछ निकालना था है ना। तो अब हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर Z0 या Z0 जो है सेंट्रोइड है तो वो कैसे निकलेगा, तीनों का एडिशन अपॉन 3 मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 से ये सेंट्रोइड निकल जाएगा। इतना तो हम लोग अभी तक जानते हैं। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 3Z0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके, अब है ना इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन। तो बताओ हमें क्या मिलेगा 9Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब है ना यहाँ जो ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को ये वाला अगर मैं रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ऐसा लिख देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 9Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तीनों तो है ही सही, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। अब देखो Z1 स्क्वायर 2 हैं और यहाँ पे 1 है, इसी तरीके से Z2 स्क्वायर भी 3 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9Z0 का स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, और ये भी कितने कितने हो जाएंगे 3। अब 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 3Z0 का स्क्वायर मतलब सेंट्रोइड इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो आई थिंक सेकंड रिजल्ट यही हम लोगों को प्रूव करना था और वो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ इट इज़ गिवन दैट Z1 Z2 Z3 डैश 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 Z6 are the vertices of, if these are the vertices of a regular hexagon with center Z0, find lambda if। अब हमें लैम्डा फाइंड करना है। इफ़ मतलब कुछ रिलेशन दिया हुआ है हमें सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6
जेड के का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जेड नॉट स्क्वायर वेयर जेड नॉट इज सेंट्रोइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो सबसे पहले तुम लोगों को रेगुलर हेक्सागोन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन मतलब क्या, बेंजीन जैसा कुछ बनाते हैं। देखो डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। ये दो लाइन इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर एक पॉइंट ले लेते हैं। हमें टोटल 6 साइड बनानी है। ऐसा पॉलीगन बनाना है जिसमें 6 साइड हो और 6 की 6 साइड की लेंथ इक्वल हो, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये सब सेम है। नाम दे देते हैं हम इसका। ये Z1 वर्टाइसेस है, ये Z2, Z3, Z4, Z5 एंड Z6, ठीक है। 6 वर्टाइसेस रेगुलर हेक्सागोन है ना। तो ये रेगुलर हेक्सागोन के अंदर एक स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे देखो दो मैं तुम लोगों को ट्राइंगल बताना चाहता हूँ। एक Z5, Z3 और Z1 को मिलाने से बनना हुआ वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा भी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि है रिमेनिंग वर्टाइसेस को मिला के, मतलब Z6, Z4 और Z2 है ना, Z2, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम, Z2 ये वाला। तो 2 ट्राइंगल है यहाँ पे। कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स। और वो 2 ट्राइंगल्स बोलना उसको सही नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन कौन सा है, एक है Z1, Z3, Z5 एंड Z2, Z4 एंड Z6, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई एक जो है इसका सेंटर है, सेंटर जो है वो Z0 है। सेंटर क्या है, Z0। अगर सेंट्रोइड जो है Z0 है तो इसका मतलब एक बात तो देखो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो सेंट्रोइड है, मतलब सेंटर है, ये सेंट्रोइड भी होगा। ये दोनों ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड का काम करेगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड का काम करेगा तो अभी जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा उसको हम याद रखते हुए क्या लिख सकते हैं, 3Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें याद क्या रखना था कि अगर एक रेगुलर हेक्सागोन है तो उसमें अगर हम ट्राइंगल्स बनाएं, अलग अलग ट्राइंगल्स है ना, ये 2 ही ट्राइंगल यहाँ पे पॉसिबल है ऐसा नहीं है। देखो तुम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ रखा है तो तुम यहाँ पे एक बात समझ सकते हो, क्या टोटल हमारे पास कितने वर्टाइसेस हैं, 6 वर्टाइसेस हैं। कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करो और उनको मिला दो, ट्राइंगल बन जाएगा। इसका मतलब 6C3 नंबर ऑफ ट्राइंगल वी कैन मेक with the vertices of regular hexagon in which only 2 triangles are there which are equilateral triangle। और उसके मैंने नाम यहाँ पे बता दिए तुम्हें। एक का नाम है Z1, Z3, Z5, दूसरे का नाम है Z2, Z4, Z6, ठीक है। ये थोड़ी सिमिलरिटी है। अब जो सेंटर है वही सेंट्रोइड है इन तीनों ट्राइंगल का, क्योंकि वो एक जैसे हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए 3Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। वी कैन ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी विल गेट द आंसर। 3Z0 स्क्वायर प्लस 3Z0 स्क्वायर विल बी 6Z0 स्क्वायर। और राइट हैंड साइड के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोगों का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा। देखो Z1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ZK का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, जहाँ पे K इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 to 6। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर और कहाँ तक ये Z6 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कंपेरिजन कराता हूँ यहाँ के साथ तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6। तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, समझ सकते हैं हम इजीली इस क्वेश्चन को। तो देखो तुम स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखो मैं समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल है Z1, Z2, Z3 जिसके वर्टाइसेस है। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसके जो वर्टाइसेस हैं वो क्या क्या हैं, Z1 है, Z2 है, Z3 है, ठीक है। ये Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया तुम्हारा Z3, ओके। आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल सच दैट
Z1 माइनस वन इज इक्वल टू Z2 माइनस वन इज इक्वल टू Z3 माइनस वन, और ये सब मॉड में है। एंड Z1 प्लस Z2, यहाँ पे Z2 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो हमें नेचर ऑफ ट्राइंगल बताना है, नेचर ऑफ ट्राइंगल बताना है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर क्या हो सकता है, ऑप्शन नेचर ऑफ ट्राइंगल। नेचर ऑफ ट्राइंगल मतलब काइंड ऑफ ट्राइंगल, और काइंड ऑफ ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल। सो दीज आर द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारा आंसर कौन सा है वो पता लगाने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखना है और समझना है। तो देखो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि Z1 माइनस Z2 जो हम लिखते थे, ये क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होती है भाई, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो यहाँ पे एक बात तुम समझ सकते हो इजीली, वो क्या है कि Z1 माइनस वन इज इक्वल टू Z2 माइनस वन। अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना तो इसको हम लोग देख के ये बात समझ सकते हैं कि Z1 माइनस वन मतलब ये माइनस वन लिखा हुआ है, तो 2 की जगह मतलब क्या है यहाँ पे 1। तो Z1 की 1 से डिस्टेंस उतनी ही है जितनी Z2 की 1 से है, और उतनी ही डिस्टेंस Z3 की 1 से है। तो बात यह है कि जो तीनों वर्टाइसेस है Z1, Z2, Z3, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है 1,0। तो तुम्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, वो यहाँ पे तुम दिमाग लगा सकते हो। तो किसी भी ट्रायंगल में वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है, क्या पॉइंट होता है, सर्क्यूम सेंटर। क्या होता है, सर्क्यूम सेंटर। तो पहली बात ये कि Z1 माइनस वन मॉड इज इक्वल टू Z2 माइनस वन इज इक्वल टू Z3 माइनस वन, ये सब जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली सर्क्यूम रेडियस है। सर क्या है ये, सर्क्यूम रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल विद सर्क्यूम सेंटर 1,0। तो इसका मतलब ये 1,0 पॉइंट है जिससे ये डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस मैं क्यों सेम बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक यहाँ पे एक सर्कल बनता है, उसी सर्कल पे Z1, Z2, Z3 होते हैं। तो मतलब ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या हुई, रेडियस हुई ना सर्कल की, इसलिए इक्वल है। अब देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है, अब उस इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं। ये 3 को नीचे डिवाइड करो तो ये जो लिखा हुआ है ना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3। अब तुम सोच रहे होंगे यहाँ क्या लिख सकते हो, तो मैं 3 into 1 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया भाई, 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 बच गया। इसका मतलब देखो क्या है, ये 1 आंसर आ रहा है। और ये जो फार्मूला है ना, ये सेंट्रोइड का फार्मूला है। ये क्या है, सेंट्रोइड का फार्मूला है, और सेंट्रोइड का फार्मूला आ रहा है यहाँ पे 1। इसका मतलब 1,0 इज सेंट्रोइड ऑल्सो। तो एक पॉइंट सेंट्रोइड भी है, एक ही पॉइंट सर्क्यूम सेंटर भी है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज से कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें सर्क्यूम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, ये सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। अब सर्क्यूम सेंटर और सेंट्रोइड अगर 1,0 है तो 1,0 जो है वो सेंट्रोइड भी और सर्क्यूम सेंटर होने की वजह से ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कॉइंसाइड हो रहे हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर्क्यूम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, सो वी कैन से ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो देखते हैं हम नेक्स्ट। सो देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के पास लिखा हुआ है, क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ना। ये जो मैं लिखता हूँ ना इसका मतलब ट्राइंगल होता है, इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस। अब देखो ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस क्या हैं, एक वर्टाइसेस है Z, दूसरा है आयोडा Z, और तीसरा है Z प्लस आयोडा Z, है ना, इज 8 स्क्वायर यूनिट। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस, मतलब ये ट्राइंगल है, ये Z है, ये आयोडा Z है, और ये Z प्लस आयोडा Z है। दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 8 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड Z, है ना, हम लोगों को मॉड Z की वैल्यू निकालनी है, मॉड Z। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड Z। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड Z। ओके, अब देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ से जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। क्या
कि जितने भी तुम यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, छोटे छोटे लेक्चर है, बहुत बड़े लेक्चर नहीं है, देखने के साथ नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो सकता है तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो, बट हम ह्यूमन हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें बाद में जब हम भूल चुके होंगे तो दोबारा पढ़ने के लिए अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। जब तुम ऐसा सोचोगे यार नोट्स नहीं है मेरे पास, और फिर दोबारा से वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाने का तुम सोचोगे ना, अब देखो सोच तो पाओगे ही नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके होंगे जब तक तुम्हारे पास 12th का सिलेबस कंप्लीट हो मतलब स्टार्ट हो गया होगा, और उधर का भी तुम लोगों को बर्डन आ गया होगा। तो बेटर है अभी तुम लोग थोड़ा फ्री हो, जितने भी लेक्चर मिल रहे हैं तुम लोगों को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेक्चर देखने के साथ नोट्स भी बनाते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्लियर? तो चलो अब शुरू करते हैं। ये जेड है, ये आयोडा जेड है, और ये जेड प्लस आयोडा जेड है। ओके, अब हम एक बात है ना यहाँ से समझनी चाहिए हम लोगों को। जैसे कि सपोज़ करो ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। सपोज़ करो जेड यहाँ पर है, ये जेड है, तो आयोडा जेड जो है ना तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इससे 90 डिग्री पे ही तो होगा। आयोडा जेड जो है वो क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे ही होगा। तो ये क्या हो गया भाई, आयोडा जेड हो गया। समझ में आ रही बात? अब तुम एक काम कर सकते हो कि जेड और आयोडा जेड तो तुम लोगों को मिल चुका है, और यही क्या है, इसी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही मॉड जेड है। अब आयोडा जेड हो या जेड हो, मतलब जेड के लिए निकालो तुम या आयोडा जेड के लिए निकालो मॉड, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे भी मॉड जेड ही है, ठीक है। पर अभी हमारा जो है ट्राइंगल बना नहीं है, वो हमें बनाना अभी यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पे देखो हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक बात तो पता लग गई हमें कि ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखो एक जो है, जो तीसरी वाली जो साइड है, तीसरी वाली साइड क्या दी हुई है, जेड प्लस आयोडा जेड। अब याद है तुम्हें वो वेक्टर रूल, सपोज़ करो ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेड क्या होता है, डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, ये होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसी मतलब इमेजनरी वो बना देता हूँ एक पैरेललोग्राम, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। वैसे ये पैरेललोग्राम मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो एक्चुअली ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल होगा, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का एडिशन 180 होने की वजह से ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, सभी 90 हो जाएंगे। तो सभी 90 हो जाने की वजह से अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये ज़रूरी नहीं है इस एक्सिस पे हो, है ना, ऐसा ध्यान रखना। मतलब ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर हो, ठीक है। ओके, जस्ट मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब ये पॉइंट जहाँ पे भी है, तो ये जो रिजल्टेड है ना, रिजल्टेड ये वाला, ये डायगोनल है, और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड प्लस आयोडा जेड को। तो जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल, वो अब मैं रेड कलर में बना रहा हूँ। तो ट्राइंगल क्या है, जिसके वर्टिसेस ये हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर हमें जो है ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 8, कितना लिखा हुआ है 8। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। बेस क्या है, ये, और हाइट भी क्या है, ये। मतलब अगर ये O पॉइंट है और ये A है और ये B है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से मैं क्या लगा सकता हूँ, OA इंटू OB, ठीक है। अब OA भी मॉड जेड है, OB भी मॉड जेड है, तो हाफ मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 16 हो जाएगा। मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो वी कैन राइट मॉड जेड इज इक्वल टू 4। तो आई थिंक क्लियर। अब देखो हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस बार। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है जिसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टाइसेस हैं Z1, और Z1 दिया हुआ है वो है 2 प्लस आयोडा, और जो Z2 है वो नहीं दिया हुआ है, और Z3 भी नहीं दिया हुआ है। और ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इसका जो सेंट्रोइड है Z0 या Z0 हमें दिया हुआ है, Z0 इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन 1, -2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 - 2 आयोडा, ठीक है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, फाइंड Z2 एंड Z3। अब यहाँ पे हमें देखो दिया हुआ क्या क्या है, एक तो Z1 दिया हुआ है 2 प्लस आयोडा,
और एक दिया हुआ है Z0, Z0 है ना सेंट्रोइड है भाई, है ना, यहाँ पे हमें सेंट्रोइड दिया हुआ है। अब है ना थोड़ा ये क्वेश्चन को तुम ऐसे इमेजिन करना कि 4 पॉइंट्स में से हम लोगों को Z1, Z2, Z3 और Z0, ये टोटल 4 पॉइंट हो गए। अब इन 4 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो है 2,1 और Z0 जो है वो है 1,-2। अब हमें Z2 और Z3 निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान होता अगर हमें Z2 और Z3 में से, जैसे मान लो सपोज करो Z2 दिया हुआ है और Z3 फाइंड करना होता, तो हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एक बार थोड़ा सा रोटेशन वाले कंसेप्ट से तुम लोग देखें, ट्राई करने का, देखना ट्राई करना है इस क्वेश्चन को रोटेशन वाले कंसेप्ट से। कि अब देखो मैं यहाँ पे कुछ हिंट देता हूँ तुम्हें, जैसे Z0 को मैंने मिला दिया Z2 से, Z1 से और Z3 से, ठीक है। जैसे एक बनाई देते हैं हम लोग लाइन, जैसे सपोज़ करो मैंने ये मिला दिया ना, तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना होगा, ये एंगल हमें पता होना चाहिए, ये 2π/3 है। तो देखो हम लोग Z0 के रेस्पेक्ट में Z0 और Z1 को मिलाने वाली लाइन को 2π/3 रोटेट करके Z2 पे लाएंगे ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अब इतना बता दिया तो देखो कर ही लेते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो ऐसा समझो कि एक नया डायग्राम बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए, ये तो क्वेश्चन का लिए डायग्राम है, क्वेश्चन के लिए छोड़ दो उसको। ये ट्राइंगल था, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर क्या था, Z1, Z2, Z3 और एक दिया हुआ था Z0, ओके। अब हम एक बात तो जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो इन दोनों को मिलाने से ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना होगा ये पता होना चाहिए हमें, ये 2π/3 होगा। 2π/3 मतलब 180 डिग्री। ऐसा क्यों, देखो ये टोटल 60 है इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से, तो ये 30, ये 30, अब टोटल 180 होने की वजह से 30 + 30 करो तो ये कितना हो गया, 30 + 30 60। 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 आ गया ना, 120 मतलब 2π/3। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना, ये वेक्टर या फिर ये लाइन, इसको हमने रोटेट करके Z0 से Z2 वाला मिला है, मतलब Z0 के रेस्पेक्ट में Z1 वाली ये वाली जो लाइन है इसको मैंने रोटेट करके यहाँ ले आया। तो इसका मतलब न्यू पोजीशन क्या है हमारी, Z2 - Z0, और ओल्ड पोजीशन क्या है, Z1 - Z0, और रोटेशन कितना किया हमने, e⁻i 2π/3। तो इस कंसेप्ट से तुम Z2 फाइंड कर लोगे। देखो कैसे, Z2 जो है वो हमें नहीं पता है ना, तो Z2 को Z2 ही रहने दो, माइनस Z0, और Z0 तो हमें पता है, और Z0 है क्या, 1 - 2i, और Z1 - Z0, अब हमें Z1 पता है, तो Z1 कितना है, 2 + i माइनस Z0, Z0 मतलब 1 - 2i, तो ये तो माइनस हम कर ही सकते हैं, और e⁻i π/3। अब e⁻i π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये cos * cos 2π/3 + i sin 2π/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस एक ही तो अननोन है, Z2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 + 2i ऐड कर देंगे और हमें Z2 मिल जाएगा। सिमिलर हम लोग Z3 भी निकाल सकते हैं। अब Z3 कैसे निकालेंगे, तो देखो Z3 को पहले इसमें मिला दिया। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम लोग देखो पहले है ना एंटी क्लॉकवाइज था, अब जो हम रोटेशन कर रहे हैं ना वो क्लॉकवाइज है, और ये 2π/3 की जगह मैं -2π/3 लिखूँ तो ज़्यादा सही है। तो न्यू पोजीशन इज़ Z3 - Z0 एंड ओल्ड पोजीशन इज़ Z1 - Z0, और अब मैं 2π/3 नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, -2π/3। तो आगे तो तुम जानते हो e⁻i आएगा ना यहाँ पे, e⁻i 2π/3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, e⁻i 2π/3। तो ये क्या हो जाएगा, cos -2π/3 + i sin -2π/3, और इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, Z3 की। तो देखो अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया होता ना कि एक सेंट्रोइड और एक वर्टाइसिस दिया हुआ है, 2 वर्टाइसिस निकालो, तो ये मतलब क्वेश्चन मुश्किल है, और रोटेशन की हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस समझो, इम्पोर्टेंट है ये रोटेशन, इससे हम इस तरह के ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब ये कितने अच्छे तरीके से तुमने अपने दिमाग में मिक्स किया है वो तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ तो सकते हो मुझसे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं।